टाइम एवरेज वेलोसिटी, स्पेस एवरेज वेलोसिटी, दो तरह की एवरेज वेलोसिटी होती है। ये आपने पहली बार सुना होगा, स्पेस एवरेज वेलोसिटी। इनफैक्ट आप अभी तक केवल एवरेज वेलोसिटी पढ़ते सुनते लिखते आए हैं। इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड और उन पर बेस्ड अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स, और साथ में वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उन पर पुरानी जेई की प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंट गुड प्रॉब्लम्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम हमारा 1D मोशन में स्पीड, है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट, देखिए इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं स्पीड और एवरेज स्पीड और इन सब पर, और वो मेंस में ही आते हैं। एडवांस में तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन पूछे गए जो कि हम सॉल्व करेंगे ही, है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन और कोऑर्डिनेट और लोकेशन, आप जो भी कहें, टर्मिनोलॉजी कुछ भी हो सकती है ना, इट इज इन मोशन। दैट मीन्स जब ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज हो रही है, कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि मोशन में है। तो मोशन तो कई तरह से होता है, जैसा कि हमने देखा है स्ट्रेट लाइन में मोशन, हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन में मोशन, है ना, मेनली स्ट्रेट लाइन में मोशन पढ़ रहे हैं। लेकिन स्पीड की बात है, वो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी भी कर्व पाथ के लिए भी निकाल सकते हैं, है ना, और सर्कुलर पाथ के लिए भी निकाल सकते हैं। स्पीड के लिए क्या चाहिए? स्पीड का जो डेफिनेशन है, हमारा क्लासिकल डेफिनेशन जो हम क्लास 10 में पढ़ के आए, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम। ये तो जस्ट डेफिनेशन हो गई, इसे हम इस तरह से लिख भी देते हैं कि s इज इक्वल टू डिस्टेंस d डिवाइड बाय टाइम। लेकिन इसका तो केवल एक यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन है कि भाई डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इज द स्पीड, है ना। ये आप 10th क्लास में पढ़ते हुए आए हैं। तो कुल मिला के आपको स्पीड के लिए डिस्टेंस चाहिए। दैट मीन्स डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, है ना। स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, और स्केलर क्वांटिटी होने के लिए हमें केवल डिस्टेंस चाहिए। अब पार्टिकल अगर हमारा कर्व पाथ मूव करता है ना, कैसे भी पाथ मूव करे, हमें केवल पाथ का लेंथ चाहिए, कितना लेंथ उसने ट्रेवल किया। सर्कुलर पाथ के लेंथ के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें देखा जाता है कि सर्कल अगर पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरह से, तो पूरा एक साइकिल में कितना उसने मूव किया, तो वह इसकी सर्कमफरेंस के अकॉर्डिंग जो मूव होता है वो होता है थीटा इंटू आर, वेयर थीटा जो है रेडियंस में होता है। सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। थीटा जो आप रेडियन में लेंगे तो पूरा एक सर्कल, फुल सर्कल की बात करें तो फुल सर्कल में क्या हो गया, फुल सर्कल डिस्टेंस कितना हो जाता है? फुल सर्कल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2πr एंड सो ऑन। अगर आपको टाइम पता है तो टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा इस फॉर्मूले से स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो s एक्चुअली यहाँ हमने ऐसा लिया है, तो यहाँ स्पीड को v ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार जो है ना, ये स्पीड को v ले लेते हैं। कभी s भी लिया जाता है, स्पीड को v भी लिया जाता है, तो v ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पीड का जनरल डेफिनेशन, उसका रिलेशन डिस्टेंस से क्या होता है, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे देखते हैं, हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब आप एक ग्रुप में फोटो खींचते हैं डिशिंग, तो क्या होता है, आपके मोबाइल नोट करता है कि इतने टाइम पर, इतने मिनट पर, इतने सेकंड पर ये फोटो खींचा गया, और वहां पे स्टिल इमेज आपकी दिखाई देती है। तो वैसे ही जब आप कार में चल रहे हैं, और कार में अगर आप चल रहे हैं और आप कार में देखेंगे कि आपका जो मीटर होता है वह शो करता है कि आपका स्पीड कितना है, 20, 30, 40 एग्जैक्टली कितना है। तो मीटर जहां पर शो कर रहा है वह आपकी उस इंस्टेंट पर स्पीड है। अगर आप स्पीड एक्सीलरेटर पेडल दबाएंगे, कार तेज होगा, कम होगा, तो उस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर आपकी आंखें उसको देख रही है, रजिस्टर करिए, वहां उसकी ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई, जिसके बारे में हम हमेशा से देखते समझते आए हैं। तो स्पीड की बात करें, है ना, नोटेशन इसका भी स्मॉल वी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड जो है वह अगर यहां पर फंक्शन है टाइम का, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड उस इंस्टेंट पर जो स्पीड होती है ना, इसका सीधा सा मतलब है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का अर्थ क्या हुआ, स्पीड एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक इंस्टेंट पर, उस इंस्टेंट पर आपका स्पीड कितना है, ठीक है।
तो मैथमेटिकली अगर आप फॉर्मूले देखेंगे, जब इसके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें साफ होता है कि जो आपका स्पीड होता है फंक्शन ऑफ टाइम होता है। कैलकुलस आपने पढ़ा होगा, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि स्पीड आपको टाइम के साथ में रिलेट होती है। यहाँ पर स्पीड जो है आपको टाइम के साथ में इसका रिलेशन, इस तरह से क्वेश्चन या जो भी होता है साइन टी एन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह से स्पीड का टाइम के साथ एक डेफिनेट रिलेशन होता है, जिसको हम डिफरेंशियल की हेल्प से या इंटीग्रेशन की हेल्प से जो स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो यह हमारा एक इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के कंसेप्ट निकलेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको हम समझेंगे। ठीक है ना, तो आप अगर यहाँ वैल्यू रखेंगे टाइम की, तो v की एक वैल्यू आएगी, दैट मीन्स उस टाइम पर स्पीड की वैल्यू बताएगा, उस इंस्टेंट पर स्पीड की वैल्यू बताएगा, है ना। स्पीड अगर टी स्क्वायर माइनस 4 है, टी का वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, तो अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हैं ना आप। टी का वैल्यू आप कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे तो उस रियल टाइम के इंस्टेंट पर v की वैल्यू आ जाएगी, उस इंस्टेंट पर स्पीड आ जाएगी। मैथमेटिकली जब हम इसको देखते हैं तो ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब आपका टाइम एक्स एक्सिस पे लिया जाता है तो टाइम ऑलवेज इंक्रीजिंग क्वांटिटी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है, उसे रोका नहीं जा सकता। तो आप बताइए, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, और सबसे बड़ी बात डिस्टेंस पॉजिटिव के साथ साथ कभी घटती भी नहीं है। एक बार बढ़ गई तो बढ़ती चली गई। आप घर से निकले तो आप जहां भी पहुंचे उसके आगे पहुंचे या घर वापस आए, आपका लंबा रास्ता लंबा ही होता जाएगा, रास्ता जो है आपका बढ़ता ही जाएगा, आपका पेट्रोल जलता ही जाएगा। मतलब जितना आप चलेंगे उतना डिस्टेंस बढ़ना ही बढ़ना है। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता डिस्टेंस घटे, इसलिए इस डिस्टेंस हमेशा बढ़ता ही जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम ये हो सकता है डिस्टेंस बढ़ना रुक जाए, इसका मतलब आप कहीं रुक गए हैं, तो आप रास्ता जो है वो बढ़ना रुक गया, पाथ की लेंथ जो है एक पॉइंट पर आके रुक गई, लेकिन आप फिर चलेंगे चाहे किसी भी दिशा में चले, आपका डिस्टेंस फिर बढ़ना है। तो इस तरह से डिस्टेंस टाइम से हम इस ग्राफ से स्पीड निकाली जाती है। और यह बिल्कुल समझना है कि हमने कैलकुलस में पढ़ा था कि हम किसी भी पॉइंट पर आप देखें तो डेफिनेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन क्या है। इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन होती है v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा s बाय डेल्टा t, दैट इज ds बाय dt। s क्या है, आपका डिस्टेंस है ना। डेल्टा s जब बहुत छोटा सा पार्ट ले रहे हैं आप, बहुत छोटा पार्ट, जैसा कि मैंने कैलकुलस में कंसेप्ट को समझाया हुआ, इसलिए यहाँ दोबारा उस कंसेप्ट को समझाने का कोई मतलब नहीं है ना। जितना छोटा हिस्सा लेंगे आप, जितना छोटा हिस्सा लेंगे, तो ये जो लाइन है, यह जो लाइन उसका टेंजेंट होगा उस कर्व का उस पॉइंट पर, और इस डिस्टेंस टाइम कर्व पर इस पॉइंट पर जो स्पीड है वो आपको यहां मिलेगी। ये होगा आपका पॉइंट ds बाई dt, दैट मीन्स स्लोप, दैट मीन्स स्पीड। ठीक है, और ये स्लोप कैसे निकलता है, थीटा एंगल का tan थीटा, दैट इज tan थीटा। ये हम समझ चुके हैं इस बात को, है ना। तो ये सभी चीजें आपस में सीधे सीधे रिलेटेड है। जितना छोटा हिस्सा लेंगे आप डेल्टा s, इसका मीनिंग क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं कि जब हम दो पॉइंट के बीच में स्पीड निकालते हैं, है ना, अगर आपने ये पॉइंट लिया यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो यह आपका डेल्टा t हुआ, यह आपका डेल्टा s हुआ। डेल्टा s मीन्स दिस पाथ। अब जितना छोटा लेते जाएंगे, जितना पास लेते जाएंगे इसको, जितना पास आते जाएंगे, जितना पास आते जाएंगे लाइन, उतना पास आते जाएगी, धीरे 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 बिल्कुल ऑन पॉइंट ऐसे पॉइंट पर आ जाएंगे कि आप एक केवल कॉन्साइडिंग पॉइंट पर आ जाएंगे, जिस केस को हम कहेंगे लिमिटिंग वैल्यू, जहां पर टाइम की वैल्यू बिल्कुल छोटी हो गई, बहुत छोटी हो गई। ये दोनों पॉइंट जो पहले दूर थे और एक स्लोप आपको ऐसा दिख रहा था, बिल्कुल छोटा छोटा होता जाएगा। तो यह स्लोप था डेल्टा s बाय डेल्टा टी, जो बहुत छोटा होता जाएगा, बहुत छोटा होते होते ये ds में कन्वर्ट हो जाएगा। ds मतलब लिमिटिंग वैल्यू, डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ s विद डिफरेंशियल डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ टाइम। कुल मिला के डिफरेंशियल कैलकुलस निकालना है s का t से, और डिफरेंशियल कैलकुलस सीखा हुआ तो हम s का t से डिफरेंशियल करके v निकाल लेंगे, और v का डिफरेंशियल करके एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, एंड सो ऑन जो भी है। लेकिन वेलोसिटी का डिफरेंशियल एक्सेलरेशन होता है, स्पीड का डिफरेंशियल कुछ और होता है, मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो यह इसके कंसेप्ट है, फॉर्मूले है, बहुत सिंपल सी चीजें, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। अब हम एवरेज स्पीड के कंसेप्ट की बात करते हैं। एवरेज स्पीड का जो कंसेप्ट आप पढ़ते हैं उसमें यह होता है, मेनली स्ट्रेट लाइन होता है। एवरेज स्पीड का अर्थ होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल मीन्स टोटल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि पार्टिकल क्या होता है, एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, या कोई भी रास्ता ट्रेवल करता है उसमें, पहले यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया,
यहाँ पर सपोज V1 स्पीड से आया, यहाँ V2 स्पीड से आया, यहाँ V3 स्पीड से आया और यहाँ V4 स्पीड से आया। यह पार्ट के टोटल पार्ट की लेंथ तो हम ले लेंगे D1 डी ले लेंगे, लेकिन इस पार्ट की लेंथ लेंगे D1 और टाइम जो लगा यहाँ पर वो T1 लगा। यहाँ टाइम D2 डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस D2 है, लेकिन यहाँ तक के लिए टाइम T2 लगा मूव करने में। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस D3 है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो लगा वो T3 है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर बार V की वैल्यू चेंज हो रही है। अब V की वैल्यू चेंज होने से क्या हुआ कि आपका जो डिस्टेंस है वो टाइम पे डिपेंडेंट है, इसलिए अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल होगा। हाँ, टाइम अगर इक्वल है तो वो बात अलग है, लेकिन V चेंज होने से हमें हर उसको सेगमेंट में चेंज करना पड़ता है। जहां V चेंज हुआ सेगमेंट में चेंज होता है, ये बिल्कुल क्लियर मान के चलो। व्हेन V इज चेंज आपका सेगमेंट चेंज हो जाएगा। व्हेन V इज चेंज तो आपका सेगमेंट, जो सेगमेंट आप बना रहे हैं पाथ को, पाथ सेगमेंट ब्रेक कर लेंगे, उसी जगह पर हम ब्रेक करेंगे उसको और हम कैलकुलेट करेंगे हमारा फॉर्मूला जो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड क्या होता है भाई? एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस फॉर्मूला में लिखा है टोटल डिस्टेंस D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4। इस पर्टिकुलर केस में हमने 4 पार्ट में तोड़ा है तो 4 ले लिया। और टोटल टाइम T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 है ना, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये स्पीड हो गया। अब यहाँ इस रिलेशन को तो हमेशा याद रखना है कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट के लिए V1 जो है वो D1 अपॉन T1 होगा, D1 अपॉन T1 होगा। इसीलिए इसी से आप D1 इज इक्वल टू V1 इंटू T1 भी यूज कर सकते हैं। दिन में से 2 फॉर्मूले हमारे पास, इनमें से जो यूज होना है, वहां से D1 चाहिए तो D1 निकाल लो, V1 गया है तो D1 निकाल लो, और अगर आपको D दिया है तो V निकालना चाहो तो V निकाल लो, जो भी निकालना। इस फॉर्मूले को यहाँ यूज करके हम इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं और इसी से आपके जो फार्मूले याद होते हैं वो निकलते हैं। लेकिन फार्मूला याद मत रखो, कंसेप्ट को याद रखो। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए ये करना है और इसको अलग अलग निकालने के लिए ये लगाना है, और बस फार्मूला अपना आप बन जाएंगे। जब आप न्यूमेरिकल करोगे अपने आप फार्मूले बनते चले जाते हैं ना, इसमें कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं है। ठीक है, तो बस यही है कि पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से कवर करता है, और इस केस में हमको यह फार्मूला इस तरह से निकालना है। इसको लिख लो आप और इससे न्यूमेरिकल करते हैं हम। देखो, a particle covers half of total distance with speed v1 and rest half with the speed v2। देखिए, यह हाफ डिस्टेंस समझ लो आप d है, टोटल डिस्टेंस को आपने d मान लिया तो यह हाफ डिस्टेंस d/2 हो गई, है ना। यहाँ स्पीड v1 है तो टाइम t1 एज्यूम कर लो आप, यहाँ स्पीड v2 है टाइम t2 एज्यूम कर लो आप। ये गिवन है ना, और t1 t2 नॉट गिवन है, ये भी गिवन है d हमने एज्यूम कर लिया। इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी इज, कंप्लीट जर्नी यहाँ से यहाँ हो रही है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना है? टोटल डिस्टेंस दैट इज d/2 प्लस d/2 दैट इज d, ऑब्वियसली यार d होगा, ये एवरेज स्पीड हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा याद है आपको? फॉर्मूला हमने क्या देखा था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम क्या है? t1 है, लेकिन टाइम हमें पता नहीं है, तो t1 कैसे निकलेगा? t1 इज d/2 डिवाइड बाई v1, ठीक है ना। और T2 क्या होगा? इसी तरह से d/2 डिस्टेंस अपॉन V2। क्या रिलेशन था याद है? रिलेशन क्या है? सीधा साधा रिलेशन है, V1 इज d/2 डिवाइड बाय T1, तो T1 हो जाएगा d/2 डिवाइड बाय V1। तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, टोटल टाइम क्या होगा? T1 प्लस T2। तो ये T1 T2 की वैल्यू हमने यहां से निकाली, वो यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो न्यूमरेटर में तो रहेगा d, T1 हो जाएगा d/2 डिवाइड बाई V1, d/2 डिवाइड बाई V2। बस इसी को कुछ लोग बोलते हैं कि बेटा फार्मूला है, इसको याद कर लो। एलसीएम ले लेंगे इसका, तो V2 प्लस V1, V2 प्लस V1 आ जाएगा और V1 V2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, बस सिंपल सा ये आ गया 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 हमारा फार्मूला आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद d से d कैंसिल किया, एलसीएम लिया, V2 यहाँ पर, V1 यहाँ पर, V1 V2 ऊपर जाएगा, 2 भी ऊपर जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आंसर आएगा हमारा 2V1 V2 अपॉन
v1 प्लस v2। इसमें ध्यान रखना, जब डिस्टेंस में तोड़ा गया, डिस्टेंस इक्वल है तो फॉर्मूला ये लगेगा, और जब टाइम इक्वल है तो ये आएगा फॉर्मूला। जब इक्वल टाइम में इक्वल टाइम चला, यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस अलग है, बट डिस्टेंस अलग है तो अलग फॉर्मूला, टाइम अलग है तो अलग फॉर्मूला। आप प्रैक्टिकल करेंगे फिर न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। रुको, इसको बस याद रखना कि कैसे हमने अलग अलग टाइम में अलग अलग। अ कार कवर्स 2/5 ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ v1 स्पीड एंड 3/5 विथ v2, इट्स एवरेज स्पीड इज। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसे बिना सॉल्व किए निकाला जा सकता है इसका आंसर, और मैं पहले इसका सॉल्व करके बताऊंगा, फिर इसका आंसर बिना सॉल्व करे निकालूंगा कैसे। एवरेज स्पीड की बात क्या निकाली हमने, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल टाइम मैक्सिमम जो इतना भी कंप्लीट टाइम था। तो 2/5 इट्स टोटल डिस्टेंस। देखिए हमने सीधे सीधे बात करनी है, हमने एक पार्ट तोड़ा ये 2/5 पोजीशन का, कार 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस विद v1 स्पीड एंड 3/5 डिस्टेंस विद v2 स्पीड, देन इट्स एवरेज स्पीड इज 2/5 डिस्टेंस। 2/5 डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस का 2/5 पार्ट, है ना, और 3/5 ऑफ द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का 3/5 पार्ट, मतलब d इंटू 2/3 डायरेक्ट लिखेंगे ना भाई, ऐसा थोड़ी ना। टोटल डिस्टेंस कितना लिया, d लिया सॉरी, तो d को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2/5 हो गया, और d को मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से, 3/5 हो गया डिस्टेंस का, ठीक है। और यहाँ कितना था, v1 था, और यहाँ कितना था, v2 था। अब t1 t2 डायरेक्ट निकालना है आपको। t1 t2 कैसे निकलेगा, 2d/5, ये तो आपका न्यूमरेटर हो गया, डिवाइड बाय v1। t2 कितना हो जाएगा, t2 हो जाएगा 3/5 ऑफ d डिवाइड बाय v2। तो v2 गिवन है, d हमने एज्यूम कर लिया, t1 t2 जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए टोटल डिस्टेंस तो हमने d लिया ही था, क्योंकि टोटल यहाँ से वहां तक d था। आप देखो दिस वाज d, दिस प्लस दिस इज d, है ना, 2d/5 प्लस 3d/5 ये हो जाएगा d। ऐड करके देख लो आप, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसे यहाँ यूज करेंगे, 2d/5 v1, 3d/5 v2। सिंप्लीफाई करो आप इसको, d से d कैंसिल हो जाएगा और 5 जाएगा न्यूमरेटर में। पहली बात तो 5 न्यूमरेटर में आ जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, तो 2v2 आ जाएगा न्यूमरेटर में, 2v2 सॉरी डिनोमिनेटर में, प्लस 3v1 हो जाएगा, और v1 v2 जाएगा ऊपर, v1 v2 जाएगा ऊपर। तो आंसर हमारा आ गया है, दिस इज द आंसर, 3v1 प्लस 2v2। लेकिन एक बात देखिए आपने, स्पीड जो है अलग अलग है, डिस्टेंस अलग अलग है, डिस्टेंस का कुछ रेशियो इक्वल नहीं है। अगर 50-50 डिस्टेंस होता, d/2 होता, तो d/2 होता तो आंसर में v1 और v2 जो है वो इक्वल वेटेज वाला होता। इक्वल वेटेज से मतलब समझिए, v1 जो है वो 2/5 चलता है, v2 जो 3d/5 चलता है, तो आंसर उसमें v1 v2 जो है वो डिफरेंट वेटेज में होंगे। मतलब किसी के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, किसी का 3 होगा, किसी के 5 होगा, एंड सो। और अगर यहाँ d/2 होता तो v1 v2 के साथ में इक्वल वेटेज होता, मतलब v1 v2 में कोई डिफरेंस नहीं होता। जहां v1 रखेंगे वहां v2 भी आ सकता है, जहां v2 होगा वहां v1 भी ले सकते हैं आप। तो देखिए इस आंसर में v1 v2 चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ इस आंसर में v1 v2 को चेंज कर दो वही आंसर आएगा, इस आंसर में v1 v2 को चेंज कर दो वही आंसर आएगा। लेकिन इसमें v1 v2 के वेटेज अलग अलग है। यहाँ पर भले आपको दिख रहा है कि सेम है, लेकिन यहाँ देखिए 2v2 3v1 है। डिफरेंट होने के कारण आंसर बिना देखे पहले से ही पता चल जाता है कि हाँ v1 v2 डिफरेंट आएगा आंसर में, तो आंसर डी सही था बिना सॉल्व करे। लेकिन ऐसे किस्मत चमक जाए तो ही और हम क्वेश्चन आते हैं, आजकल ऐसे क्वेश्चन आना बंद हुए। कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ बिटवीन टू प्लेसेस एट 40 km/h फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ 60 km/h। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज। देखिए डिस्टेंस कैसी थी, डिस्टेंस कैसा था, हाफ था। आपने क्वेश्चन करा था अभी, यहां पे क्या था, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, फॉर्मूला था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो यहां भी डिस्टेंस अगर डिफरेंट आधी आधी है, डिस्टेंस आधी आधी है ना, डिस्टेंस आधी आधी है, तो अभी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैं आपको जनरल वाला निकाल के दिखाऊंगा। डिस्टेंस आधी आधी है तो फॉर्मूला क्या होगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और ये आंसर आएगा, ये आंसर निकाल के भागना नहीं है भाई, 40 इंटू 60 डिवाइड बाय 40 प्लस 60, 40 प्लस 60
इंटू 2 भी आएगा, तो ये हो जाएगा 100, ये 0 वो 0 कैंसिल, 6 इंटू 4 28 इंटू 2 48, जो भी यूनिट क्या है किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर इज द यूनिट। ये आंसर आ गया। अब एक बात बताइए कि अगर मेरे पास एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है, वह इसको n पार्ट में तोड़ देता है, n पार्ट में तोड़ देता है, और हर पार्ट में n पार्ट में तोड़ देता है। n पार्ट है, यहां से फर्स्ट पार्ट ये है, यहां पर स्पीड d1 है, यहाँ सॉरी यहाँ स्पीड v1 है, इक्वल डिस्टेंसेस में तोड़ा, डी बाई एन डी बाई एन डी बाई एन डी बाई एन तोड़ा। यहाँ स्पीड v1 है, यहाँ स्पीड v2 है, यहाँ स्पीड v3 है, यहाँ स्पीड v4 है, और यहाँ चले, और यहाँ पता चला लास्ट में स्पीड vn है। मतलब आपके पास n पार्ट से a से b तक जाने के रास्ते को आपने n इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया है, और सब पार्ट्स की लेंथ है डी बाई एन 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 डी बाई एन, और यहाँ स्पीड v1 है, यहाँ v2 है, v3 vn। अब बताओ एवरेज स्पीड क्या है? अब बताओ एवरेज स्पीड क्या है? बताओ भाई। ये फॉर्मूले से आप दो को ही निकाल सकते हो, सीधी बात है। फिजिक्स में आप आगे जाके देखोगे तो दो तरह के रूल होते हैं, एक तो रेसिप्रोकल करके सम करो और फिर उल्टा कर दो उसको, या एक डायरेक्ट सम करके 2 से डिवाइड, डायरेक्ट एवरेज निकालो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस है। लेकिन ये डायरेक्ट वाला नहीं दिख रहा है। जब इक्वल डिस्टेंसेस में तोड़ रहे हैं आप, तो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला जो होता है वो v1 प्लस v2 बाई 2 तब लगता है जब इक्वल टाइम इंटरवल हो, यहाँ से यहाँ तक का टाइम इक्वल हो, यहाँ से यहाँ तक का टाइम इक्वल हो। लेकिन यह डिस्टेंस में तोड़ा गया इक्वल है, इक्वल डिस्टेंसेस में तोड़ा गया है v1 v2 v2 पार्ट को, है ना। तो यह कब होता है? जब आपका टाइम इक्वल होता है। यह कब होगा? जब आपका, ये कब होगा? जब आपका डिस्टेंस इक्वल हो उस पार्ट का। तो देखो दिमाग वाली बात है, यहाँ पूरा मैथमेटिकल कंसेप्ट है, कोई फिजिक्स इसमें ज़्यादा है नहीं, पर कंसेप्ट तो वही है जो मैथमेटिक्स फिजिक्स दोनों में चलते हैं मिलजुल के। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस 1/v4 टक टक टक, और की पावर -1, और साथ में n मल्टीप्लाई, जो आपका n था ना वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। क्योंकि आप इसको ध्यान से देखो, ये क्या है? ये जो था ये 1/v1 प्लस 1/v2 का रेसिप्रोकल था और इंटू 2 था, है ना। तो v1 v2 अपन v1 प्लस v2 आ जाएगा, रेसिप्रोकल इसका लेंगे तो ये v1 v2 अपन v1 प्लस v2 आ जाएगा। सिमिलरली ये n टाइम्स, कितने टाइम्स? n टाइम्स दिस है, बाहर n रहेगा, लेकिन इसका v1 1/v2 एंड सो ऑन, और उसका रेसिप्रोकल लेना है हमको, ठीक है। दिस इज द आंसर इन दिस फॉर्मूला। तो आप चाहो तो करके देख लेना, थ्योरी डेवलप करके देख लेना, इसका आंसर यही आएगा। लिख लो फॉर्मूले को उसको। A bus traveling a first third 1/3 distance at a speed of 10, next 1/3 distance 120 and last 1/3 60। देखिए स्पीड क्या थी? 10, 20 और 60, 1/3 डिस्टेंस रहा। डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल। जब डिस्टेंस इक्वल है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? वो वाला जो अभी हमने डिराइव किया, एवरेज स्पीड वाला। क्या था? पहले 1/, कर दो उसका कितना भाई? 10 का, प्लस 1/, कर दो आप 20 का, प्लस 1/, कर दो आपका 60 का, और इन सबका रेसिप्रोकल कर दो, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है ना, कि 3 से मल्टीप्लाई होगा। आप देखो क्या होगा इसका आंसर। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये 66 से, तो ये हो जाएगा 6/60। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/60, ये 1/60 ऑलरेडी है, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे सम अप करके, तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे, 6 + 3 + 1 दैट इज 10, 10/60 दैट इज 1/6, तो ये हो जाएगा 1/6 का रेसिप्रोकल इंटू 3 दैट इज 3 × 6 दैट इज 18 km/h। क्लियर? तो यह स्पीड हो जाएगी 18 km/h, एंड दिस इज द आंसर। देख लीजिए आप, एवरेज स्पीड इसकी इस तरह से निकलेगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी 18 km/h। ये इसका फॉर्मूला है। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला अप्लाई करके देख लिया। डिस्टेंस इक्वल है तो 1/1 करो, पावर -1 करो, इंटू 3 करो, क्योंकि आप जिस फॉर्मूले को मैंने सीखा बताया है उस फॉर्मूले से डिराइव करेंगे तो ऐसा ही आएगा। ये मैथमेटिक्स जो इसका स्ट्रांग होता है ना, उनको ये सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती है कि कैसा करना है। बस फॉर्मूला लिख लो, उसको याद कर लो, अपने आप समझ में चीज़ें समझ में आना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है एग्जैक्टली, किस मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा हो रहा है। आप बाद में जाके क्वेश्चन यूँ करोगे, यूँ
है ना. A particle moving in a straight line covers half the distance with a speed of 3 meter by second. Half distance 3 meter. Another half the distance is 2 equal time interval with speed 4.5 and 3.5, 7.5. देखिए स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, हाफ द डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर. ये क्वेश्चन किसी डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं होगा, इसको हम बेसिकली जो जनरल कंसेप्ट हमने सीखा उसी से करेंगे. पहले जो डिस्टेंस थी हाफ, उसका d/2 हो गया, ए से स्टार्ट किया उसने, और ये स्पीड कितना बताया 3 मीटर पर सेकंड. ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड लिख लेता हूँ, यूनिट भी लिख लेता हूँ. अब नेक्स्ट हाफ जो था, नेक्स्ट हाफ था ये d/2 था. इसको 2 इक्वल टाइम इंटरवल में देखिए इस d/2 को उसने d1 d2 में तोड़ लेंगे हम. क्यों d/2 को d1 d2 में तोड़ लेंगे? यहाँ d1 प्लस d2 जो है वो हाफ है टोटल पाथ का. ये d/2 है, ये d/2 है, लेकिन ये d1 d2 हो गया क्योंकि इसमें जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल लिया, t और t इक्वल टाइम इंटरवल है ना. ये टाइम मैंने सपोज t लिया तो इसको भी t लेते, ये टाइम इंटरवल इक्वल है और स्पीड डिफरेंट है. स्पीड यहाँ पर कितना है 4.5 का है और स्पीड यहाँ पर 7.5 का है. क्लियर? ये बिल्कुल क्लियर होगा. स्पीड है 4.5, स्पीड है 7.5. अब हमें क्या करना है? एवरेज स्पीड का जो जनरल फॉर्मूला उसको बुलाइए भाई. आइए, एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. यहां का टाइम निकालिए, पहले इस पार्ट का टाइम निकालिए. इस पार्ट का टाइम सपोज आपने लिया है t1, तो इस पार्ट का टाइम होगा t1 और वो कितना होगा? देखिए आप इस टाइम को इस तरह से लीजिए, t1 प्लस t है ना, और यह डिस्टेंस है d/2 प्लस d1 प्लस d2. मैं इसको सम करके d/2 नहीं लिख रहा हूं, d1 d2 ही लिख रहा हूं केवल, ताकि आपको आगे जाके क्लियरिटी आ जाए क्यों ऐसा लिखा जा रहा है ना. t1 क्या हुआ? यहां से t1 निकालेंगे 3/d/2, ये हो गया आपका 3 नहीं d/2/3 है ना, सॉरी d/2 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा d/6. t1 इज d/6. क्लियर? अब यहां निकालते हैं हम t कितना है. यह टाइम t है, यह भी टाइम t है. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम d/2 d1 d2 को दोनों को t की टर्म में निकाल लेते हैं और उसको d में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो d1 निकालिए t की टाइम में. d1 इन टर्म्स ऑफ टाइम कैसे निकलेगा? ये होता है स्पीड इज d1/t. तो d1 हो जाएगा 4.5t, ये हो जाएगा 4.5 इंटू t. इसी तरह से स्पीड जो होता है वो 7.5 हो गया आपका. स्पीड इज d2/टाइम, d2/टाइम. ठीक है, ये t2 टाइम, ये भी टाइम, सॉरी ये टाइम में हमने t ही लिया है, t2 क्यों लिख रहे हैं बार बार, ये t2 ही लिया. तो d2 हो जाएगा 7.5 इंटू t, 7.5 इंटू t, ये हो गया आपका d2, ये हो जाएगा d/2. ठीक है, तो इन दोनों को सम अप कर लो, कितना हो गया ये 7.5 और 4.5, ये 12t इज इक्वल टू d/2. तो यहां से आप d के वैल्यू निकाल सकते हैं. तो यहां पे आपको t और d में रिलेशन मिल गया. अल्टीमेटली क्या करना होता है, अभी तक आपने ध्यान से देखा होगा कि डिस्टेंस और टाइम इन सबको d में कन्वर्ट कर दो. किसमें? d में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि v दिया हुआ है, बाकी एज्यूम किया हुआ है. तो सबको d में कन्वर्ट करने से क्या होता है कि सारा ऊपर नीचे d कैंसिल हो जाता है, और यही इसका तरीका है. तो d/2, ये तो d/2 रहेगा ही बेचारा हमेशा. d1 प्लस d2, ये भी d/2 ही रहेगा. डिनोमिनेटर में t1 की वैल्यू जो थी d/6 थी, ये d/6 थी, और t प्लस t 2t, और 2t कितना हो गया? देखिए आप 2t कितना हो जाएगा, यह 12t आपका d/2 है, तो 2t कितना होगा? 6 से इधर ले आइए 6, तो ये हो जाएगा 12 है ना. 2 इधर ले लो, 12 इधर ले लो, ऐसा कर लो आप. 2 इधर ले लो, 12 इधर ले लो, तो दिख गया 2t इज d/12, तो ये हो जाएगा d/12. बस सब कुछ d में आ जाना चाहिए, d ऊपर भी नीचे भी. टाइम को भी d में ले लो और डिस्टेंस तो d में रहता ही है. आपने जो एज्यूम किया उसको उस पार्ट में तोड़ के d ले लो. तो यह कैंसिल होकर अल्टीमेटली क्या होगा? d सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 1 हो जाएगा न्यूमरेटर में, है ना. d/2 d कैंसिल होने के बाद 1/2 1 हो गया. ये d/6 d/12 है, तो d/6 है, ये 1/6 बचेगा, ये 1/12 बचेगा. सिंप्लीफाई कर लो इसे, ये 2/12 हो जाएगा, और 2 + 1 3/12 हो जाएगा. डिनोमिनेटर में ये 1 रहेगा, 12 ऊपर जाएगा, 3 नीचे रहेगा, तो ये हो जाएगा 4. तो आंसर आ जाएगा 4.0. द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल इन मीटर्स इज गिवन बाय,
अब हम देखते हैं हमारा कैलकुलस टाइप जो क्वेश्चन, कैलकुलस के यूज होने वाले क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल इन मीटर्स इज गिवन बाय, ये कोऑर्डिनेट है एक्स टी, गिवन इन टाइम, है ना, वेयर टी इज द टाइम, गिवन इन टर्म्स ऑफ टी, वेयर टी इज द टाइम। द पार्टिकल इज मोमेंटरी एट रेस्ट एट टाइम। मोमेंटरी एट रेस्ट का अर्थ क्या हुआ? एक इंस्टेंट के लिए एक टाइम की ऐसी पॉइंट पर ये आके रेस्ट में हो जाता है, दैट मीन्स v इज इक्वल टू 0। तो अभी हमने क्या देखा था कि जो स्पीड होती है बहुत से हम ds/dt लिख सकते हैं। s अगर इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है तो dx/dt लिख सकते हैं। कुल मिला के हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो x गिवन है हमारा 16t माइनस 3.0t क्यूब, ठीक है। इससे हम dx/dt निकालते हैं और इससे निकालेंगे स्पीड। सीधी बात है, इस सीधे सीधे कैलकुलस का सीधा सा सिंपल सा यूज है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको, तो आपको पता है कि t का डेरिवेटिव 1 होता है, t के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज आ जाता है, और t की पावर 1 है तो t की पावर 1 है, उसका डेरिवेटिव 1 हो जाता है। 3.0 इंटू यह कांस्टेंट है, एज इट इज आ गया, t क्यूब है, पावर नीचे आएगी, है ना, जो पावर थी खोपड़ी से नीचे आ जाएगी, और t की जो पावर 3 है उसमें से एक पावर कम हो जाएगी तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 3 इंटू 3 9 t स्क्वायर, और ये आपका स्पीड है, स्पीड है ना, स्पीड है। इसे आप क्या करेंगे, रेस्ट में आने के लिए इसे 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसे 0 सब्स्टिट्यूट करो, है ना, तो 16 माइनस 9 t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिखो तो 16 हो जाएगा आपका, सॉरी टी स्क्वायर हो जाएगा 16/9, टी हो जाएगा 4/3, प्लस माइनस आएगा तो केवल प्लस ही वैल्यू लेंगे, टाइम माइनस तो होता नहीं है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.3। अप्रोक्सीमेटली, इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। द पोजिशन x ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t अलॉन्ग एक्सिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये x गिवन है आपका, क्या गिवन है x गिवन है 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब, वेयर x इज इन मीटर एंड t is in second. What will be the position of particle when it achieves maximum speed along the direction? Maximum speed attain करने पर उसका पोजीशन क्या है? जब वो मैक्सिमम स्पीड अटेन करता है पोजीशन क्या है? देखिए हमें वह पॉइंट निकालना पड़ेगा जब मैक्सिमम स्पीड अटेन करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कैलकुलस पूरा का पूरा यूज हो रहा है ना। मैं आपको इसको दिखाता हूं कि स्पीड क्या होगी। सबसे पहले तो स्पीड निकालते हैं हम। स्पीड v होगी, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव निकाल के स्पीड निकालिए, उसके बाद उसका मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं हम सोचते हैं। देखिए 9 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 9 तक कांस्टेंट है। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है तो टी जो खोपड़ी पे था नीचे आ गया और टी की पावर 2 थी तो वो हो जाएगी 1 माइनस टी क्यूब का डेरिवेशन पावर नीचे आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन में इंटू टी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया अल्टीमेटली? यह हो गया आपका 9 इंटू 2 18t और ये हो गया 3t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर। यह क्या आपका स्पीड है। आप कैसे पता करोगे कि कब ये मैक्सिमम है कब मिनिमम है? देखिए क्या होता है, जहां तक क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात है, क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसमें t की पावर स्क्वायर और माइनस है, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 में पढ़ा है तो ये एक उल्टा पैराबोला बनेगा, है ना, क्योंकि t स्क्वायर है उसकी टर्म जो है वो माइनस वाली उसका कोफिशिएंट है, तो ये उल्टा पैराबोला बनेगा। उल्टा पैराबोला एक बार मैक्सिमम वैल्यू जरूर अटेन करता है, ये एक बार मैक्सिमम वैल्यू जरूर अटेन करता है। और ये कब अटेन करता है? जब इसका डेरिवेटिव 0 हो। कब? जब इसका डेरिवेटिव 0 हो। मैथ्स वाले बच्चे इसको अच्छे से जानते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसका भी और डेरिवेटिव निकालना पड़ता है जब मैक्सिमम मिनिमा निकालना पड़ता है। लेकिन ये क्योंकि अलजेब्रा का क्वेश्चन है इसलिए कैलकुलस का यूज कर भी सकते हैं चाहो तो, और ना करना हो तो उसके बिना भी हो जाता है ना। ना करना चाहो तो उसके बिना भी हो जाता है। तो मैं उसके बिना करके दिखाता हूं। जो बायोलॉजी के बच्चे चाहें कि अगर कैलकुलस आता ही नहीं, बिल्कुल नहीं आता, तो बात अलग है। नहीं तो इसका डेरिवेटिव निकालिए आप। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस 3 इंटू 2 6t, और जहां यह 0 हो रहा है वह पॉइंट है 18 डिवाइड बाय 3 दैट इज t इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो 3 सेकंड पर यह पैराबोला जो है मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा। मतलब ये फंक्शन क्या है? v का फंक्शन, ये स्पीड है। क्योंकि हमारा ये ग्राफ जो है ये t स्क्वायर और t में है, मतलब एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और
स्पीड जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो ये ग्राफ है स्पीड का ऐसा होगा और स्पीड इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, और ये मैक्सिमम पॉइंट कब आता है, जब स्लोप क्या हो, जीरो। मैक्सिमम पॉइंट पर स्लोप क्या होता है भाई लोग, स्लोप तो पढ़ा है ना आपने, स्लोप क्या होता है, एक ऐसी टेंजेंट जो उसको यहाँ टच करे, तो जब टॉप पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो स्लोप जीरो होता है। स्लोप जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, इसका डेरिवेटिव मैंने निकाल लिया है, ये निकल गया डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया, कर दिया, इसको डेरिवेटिव को जीरो लिख दिया, जीरो लिखा तो मुझे t इक्वल टू 3 सेकंड मिल गया, तो t इक्वल टू 3 सेकंड पर इसका डेरिवेटिव जीरो मुझे दिख रहा है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका डेरिवेटिव करो उसको जीरो रख दो, तो वो टाइम आ जाएगा जब वहां पर वो जीरो हो रहा है, ठीक है। और नहीं तो इसको अलजेब्रिक तरीके से करना हो तो अलजेब्रिक तरीके से करो, इसको -3 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 6t, ठीक है, और +9 कर दो और -9 भी कर दो और लिख दो ब्रैकेट बंद। पहले मैंने इसमें से 3 कॉमन ले लिया, तो ये 3t स्क्वायर माइनस 6t हो गया। अब 3t स्क्वायर माइनस 6t टी में +-9 कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस भी किया -9 भी किया तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैं फिर करता हूं -3 और इसको मैं लिखता हूं, यह एक्चुअली क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने की मेथड है, ये हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर -9, और इसका भी माइनस निकालते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 - x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैंने रिवर्स करके लिख दिया, अंदर वाले ऑब्जेक्ट को रिवर्स करके लिख दिया, तो अंदर एक माइनस पैदा हो गया, वो माइनस बाहर आके प्लस कर दिया, ठीक है। तो -9 दिस हो 9 - दिस हो जाएगा, तो बाहर वाला -3 प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 3, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, 9 - दिस। अब इसका मैक्सिमम कब होगा आप बताइए ना, v क्या है, वो तरीका कैलकुलस का था, अलजेब्रिक तरीका यह है कि उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के देखो, है ना। अगर आपको नीट वाले हैं जब आपको बिल्कुल नहीं आता, वो अलजेब्रिक कैलकुलस बिल्कुल समझ नहीं आता, आप अलजेब्रिक तरीका से निकाल लो। इनफैक्ट अलजेब्रिक तरीका ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, कैलकुलस वाला ईजी होता है। तो अब इस तरीके से अगर देखें तो हमें यहाँ एक बात दिख रही कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, यह भी सीखो कि कैसे हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, यह भी सीखो। प्लस माइनस किया, 3 कॉमन लिया एंड इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, a² - 2ab + b², ये वाला कंसेप्ट लगा के इसको a - b होल स्क्वायर लिख दिया, ये सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इसको देखो ध्यान से, तो ये जो x - 3 का स्क्वायर है, 9 - x - 3 का स्क्वायर है, इसको ध्यान से देखिए, ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, ये 9 तो 9 रहे लेकिन ये माइनस वाली क्वांटिटी छोटी हो जाए, ये माइनस वाली क्वांटिटी जब बिल्कुल छोटी होगी, मैक्सिमम छोटी होगी, कब होगी, 0 होगी। ये 0 से छोटी कभी नहीं हो सकती है क्योंकि उसका स्क्वायर है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये 0 हो सकती है, कम से कम हो जाए, जितनी कम हो सके हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 0 होगा तो 3 × 9 18 होगा, और क्योंकि 0 से ज़्यादा होगा तो 9 में से कुछ ना कुछ तो सब्ट्रैक्ट होगा, दिख रहा है ना। अगर ये 1 भी होगा तो 9 - 1 8 हो जाएगा, और 8 × 3 24 होगा, ये 2 भी होगा तो 9 - 2 7 × 3 21 होगा। तो इस तरह से इसे ध्यान से देखो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ये फिजिक्स में और भी जगह पर यूज हो सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसको 0 कर सकते हैं, इसको 0 करेंगे तो 9 - 0 9 9 × 3 9 × 3 27, ओके 27 इसकी वैल्यू होगी और वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो यह मैक्सिमम वैल्यू इसकी 27 होगी, वो भी पता चल गया हमें यहाँ से। और कब होगी, जब x, सॉरी t है ना, नॉट x, हाँ मैंने यहाँ से x लिखना चालू कर दिया है, मैथ्स के लोग हैं ना तो आदत पड़ गई x लिखने की तो t - 3, t कब होगा, 3 होगा तो ये जो है उसका मिनिमम वैल्यू होगा, और t3 यहाँ से भी निकाला था हमने, तो t3 पर मैक्सिमम होगा। पूछा क्या, डिस पोजीशन पूछी, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन, भाई पोजीशन पूछी ना, अल्टीमेटली पोजीशन तो इसी फार्मूले से आएगी ना, क्योंकि x क्या है, पोजीशन है, पोजीशन गिवन है ना, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो 3, इसमें 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसे ऐसा लिखा जाएगा कि x की वैल्यू व्हेन t is 3, इसे देखिए, इसका मतलब हुआ वैल्यू ऑफ x व्हेन t is 3, क्योंकि t का फंक्शन है, वैल्यू ऑफ x व्हेन t is 3, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो 3, है ना। कैलकुलस थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कैलकुलस पढ़ो मेरा वीडियो, उससे समझ में आ जाएगा। ये 3 का स्क्वायर 9 × 9 -333, ये 27 हो जाएगा, तो 81 - 27 81 - 27 इज 54 मीटर, आंसर इज ए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, जल्दी करना पड़ेंगे नहीं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX एट टाइम t, the distance x in the distance x of the particle from 0 is given by this, ये डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम है, लिख लेता हूं इसे एक बार फिर, थोड़ा अच्छा रहेगा। 40 + 12t - t³, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट,
ये बड़ा, देखिए क्वेश्चन बड़े उलझाऊ है ना। क्वेश्चन देखने में बड़ा सिंपल हो, बड़ा प्यारा लग रहा है, हो भी जाएगा इजीली, लेकिन कई बार क्वेश्चन उलझाएगा ही उलझाएगा, अगर उलझाना चाहेगा तो बड़ी आराम से उलझा देगा। कमिंग टू रेस्ट का मीनिंग क्या है कि उसकी v कब होगी 0। हम डिफरेंशिएट करते हैं, v निकालते हैं, v को 0 रख के टाइम निकालते हैं, उसके आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो कोई भी होगा इसका डिफरेंशियल ही करेगा, ये निकलेगा आपका v, और ये 40 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। 12t 12 एज इट इज होगा, t का हो गया 1 है ना। 3 t क्यूब जो है तो 3 आ जाएगा नीचे, टोपी नीचे, और पावर हो जाएगी इसकी 2, क्योंकि 1 पावर कम हो जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ v स्पीड। क्यों ना इसको 0 सब्स्टिट्यूट करें, क्या बोल रहे हैं ना, कमिंग टू रेस्ट, एट रेस्ट की बात की है तो रेस्ट पर v 0 होता है, तो इसको 0 करो आप। 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0 निकालो, ठीक है ना, ये 0 कर दिया मैंने इसको, तो ये हो जाएगा 4 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो केवल +2 ही लिया जाएगा, -2 की कोई वैल्यू नहीं है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो t + 2 सेकेंड, t 2 सेकेंड पर ये क्या होगा, रेस्ट में आएगा। एक बात है, t की एक ही वैल्यू आई है, मतलब पार्टिकल एक ही बार रेस्ट में आएगा, -2 तो होगा ही नहीं क्योंकि टाइम तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो t एक बार रेस्ट में आ रहा है, अगर यह 2 वैल्यू आ जाती तो पहले रेस्ट में आता फिर बाद में रेस्ट में आता, तो इस रेस्ट के बीच में अगर उसने डायरेक्शन चेंज कर ली तो हो ना, ऐसा हो सकता है ना कि पहले पार्टिकल यहाँ आ जाए, रेस्ट रुक गया, फिर पलट के इधर आ जाए, फिर रेस्ट में आ गया, फिर आगे बढ़ गया। पर ये पार्टिकल बेचारा एक ही बार रेस्ट यहाँ आया और रुक गया बस, तो यह डायरेक्ट डिस्टेंस निकल जाएगी सीधे सीधे। एक बार रेस्ट में हुआ मतलब वो एक ही लाइन में चला, उसके बाद रुका नहीं, रुकेगा तभी तो डायरेक्शन चेंज करेगा, रेस्ट में आने के पहले डायरेक्शन तो चेंज कर नहीं सकता। तो स्ट्रेट लाइन में अगर वो यहाँ आया है, स्ट्रेट लाइन की बात की जा रही ना, अब सर्कुलर में तो बिना रुके आप डायरेक्शन चेंज कर लोगे ना, लेकिन स्ट्रेट लाइन में तो आप आओगे, रुकोगे, 0 होगी स्पीड, फिर पलटोगे, फिर 0 स्पीड होगी, फिर डायरेक्शन चेंज करोगे। या हो सकता है आप चलते चलते रुक गए, फिर आगे बढ़ गए, तो स्पीड यहाँ भी 0 होगी चलते चलते रुकने के बाद, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ एक ही आंसर आया, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं, बात बिल्कुल क्लियर है, कांच की तरह साफ है कि एक बार आया भाई, एक ही बार रुका, चलने के बाद एक ही बार रुका और t = 2 सेकंड पे रुका, नो प्रॉब्लम। पूछा क्या है, पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस x, कितना ट्रेवल करा, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रैवल क्या होता है, ट्रैवल होता है चेंज इन पोजीशन। ट्रैवल क्या होता है, चेंज इन पोजीशन और कोऑर्डिनेट होता है ना। पहले पार्टिकल कहां था भैया, हम निकालेंगे x का वैल्यू, कब निकालेंगे, जब वो रेस्ट में आया है ना। ये फाइनल वाली वैल्यू है t पर, x निकालेंगे व्हेन टाइम इज 2 सेकेंड, माइनस x निकालेंगे व्हेन टाइम वाज 0 सेकेंड, क्योंकि स्टार्ट तो 0 से हुआ ना, कोई भी पार्टिकल 0 से स्टार्ट करेगा ना, है कि नहीं, स्टार्ट करेगा, स्टार्ट फ्रॉम 0, स्टार्ट फ्रॉम o, स्टार्ट फ्रॉम 0 वेलोसिटी है क्या भाई, वेलोसिटी तो इसका कभी 0 नहीं होगा, टाइम 0 पर वेलोसिटी जरूर 0, टाइम 0 पर भी वेलोसिटी 0 नहीं होगा, क्योंकि टाइम 0 पर भी वेलोसिटी 0 सब्स्टिट्यूट करें 12 आएगा। स्टार्ट फ्रॉम 0 क्यों लिख रहा है ये, स्टार्ट फ्रॉम o, अच्छा o इज अ पॉइंट, o see it's a point, it's o is a point, particle travels in a line, it starts from point o, reaches point x, यहां निकालना है हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। o ओरिजिन नहीं है भाई लोग, ओरिजिन से तो स्टार्ट हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो x 0 40 आएगा, t 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो x 40 आएगा, मतलब पार्टिकल पहले से ओरिजिन से दूर है, ये ओरिजिन है लेकिन ये कोई o पॉइंट है, वो यहां से स्टार्ट करेगा मूव करना, उसके बाद आगे जाएगा, ठीक है ना। तो t से 2 सेकंड पर यह वैल्यू है पोजीशन की, 0 सेकंड पर पोजीशन की वैल्यू यह है, क्लियर। 2 सेकंड पर इसका मीनिंग क्या हुआ, पोजीशन x एट टाइम 2 सेकंड, तो कैसे निकलेगा ये, कैसे निकलेगा ये बताइए। इसमें 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें 2 सब्स्टिट्यूट करो, 2 सब्स्टिट्यूट करो तो 40 तो 40 रहेगा, 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 × 12 24 हो जाएगा,
माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 8, ये आ गया 2 सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू पोजीशन, है ना। अब इनिशियल पोजीशन आएगी, दैट मीन्स जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू, जब टाइम 0 सब्स्टिट्यूट किया जाए, तो x के वैल्यू जब टाइम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 40 आएगा, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम ध्यान से देखें तो 40 में से 40 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 24 माइनस 8 हो जाएगा 16, और इसका आंसर आएगा 16 मीटर। 16 मीटर चलेगा। वो चलना 40 से स्टार्ट करता है, क्यों? क्योंकि 0 टाइम 0 पर वह यहां नहीं था, ओरिजिन पे नहीं था। ओरिजिन पर होता तो ये वाली टर्म नहीं होती, क्योंकि t0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो केवल आपको 40 मिलेगा, मतलब 0 पर ही वो 40, जब टाइम 0 था 40 मीटर पे खड़ा था, आगे खड़ा था, और अब चलने लगा तो इस पॉइंट टाइम चेंज होने से और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ेगा वो, और यहाँ आया जब 2 सेकंड हो चुके थे, जब वो रुक गया। रुकने के बाद उसने क्या किया, वो बात की कहानी है। रुकने के बाद डायरेक्शन चेंज करेगा, उसके आगे क्या होगा उसके लिए और क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। कुल मिला के बात यह है कि इक्वेशन को समझो कि t0 करने पर क्या आता है, क्यों आता है, समझो। t1 रखने पर क्या आता है, क्यों आता है, डेरिवेटिव करने पर क्या वैल्यू आती है, उस वैल्यू को 0 रखने पर का मीनिंग क्या है, v0 होता है मतलब रुक गया, अब उसका डेरिवेटिव क्या होता है, एंड सो ऑन। इन चीजों को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझो, एक बार में क्लियर हो जाएगी, मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समझ लो उसको, ठीक है, लिख लो। करते हैं वेलोसिटी की बात। वेलोसिटी की डेफिनेशन जो है ना, मुझे लगता नहीं कि सभी लोग ढंग से लिखते हुए होंगे। वेलोसिटी की डेफिनेशन ध्यान से सुनिए, कई लोग इसे गलत लिखते हैं। वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन विथ टाइम, इसे कहा जाता है वेलोसिटी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं होती, चेंज इन पोजीशन होता है। या फिर आप दूसरा डेफिनेशन लिखो, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है ना। दैट मीन्स वेरी वेरी सिंपल, वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, दैट इज, अगर हम बात करें एक पोजीशन ए की, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, दूसरी पोजीशन बी है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है। अगर पार्टिकल ए से बी मूव करता है तो यह डेल्टा आर होगा, आप इसे r1 लिख दीजिए, इसे r2 वेक्टर लिख दीजिए, तो वेलोसिटी हो जाएगी r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइड बाय द टाइम टेकन, है ना। इन टाइम t पार्टिकल ए से बी तक जाता है, तो जो इस पॉइंट पर से लिखे तो यह हो जाएगा r2 वेक्टर दैट इज OB वेक्टर, पोजीशन ऑफ B माइनस पोजीशन ऑफ A वेक्टर डिवाइड बाय द टाइम। यह जो पार्ट है यह है डेल्टा R दैट इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर होगा इनके। इसे डंडा लगा दो ऊपर, नहीं तो लोग बोलेंगे अरे ये क्या हो गया, है ना। दिस इज, अब इसमें डायरेक्शन आपको बिल्कुल दिख रही है कि वो इधर से इधर है, एक एंगल होगा इसका एक्स एक्सिस से, ठीक है ना, क्योंकि ये अपने आप में वेक्टर है, इसलिए मुझे एंगल दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। जब भी वेलोसिटी के बारे में लिखेंगे हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ प्लस माइनस, इन केस ऑफ अगर हम 1D मोशन लेते हैं तो वहाँ प्लस माइनस चल जाता है, तो वो ले लेंगे, है ना, और नहीं तो फिर हमें वेक्टर के डायरेक्शन के साथ उसको लिखना पड़ेगा इन अलॉन्ग विद दिस वेक्टर, ठीक है। तो दिस इज द चेंज, है ना। अगर हम वेलोसिटी की डेफिनेशन है तो वो क्लियर हो गई, ठीक है। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां से यहां तक पार्टिकल की पोजीशन थी चेंज हुई, नॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज दिस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय द टाइम, दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी वाली वही बात आ गई कि भाई आपका एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी दो तरह की निकाली जाती है, एवरेज स्पीड भी निकल जाती है, यहां पर दो तरह की। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बताता हूं दो तरह की एवरेज वेलोसिटी निकाली जाती है। टाइम एवरेज वेलोसिटी और एक है स्पेस एवरेज वेलोसिटी। स्पेस आपने पहली बार सुना होगा ये वर्ड, यूट्यूब पर आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा कि स्पेस एवरेज वेलोसिटी क्या होता है।
टाइम एवरेज वेलोसिटी, स्पेस एवरेज वेलोसिटी, दो तरह की एवरेज वेलोसिटी होती है। ये आपने पहली बार सुना होगा, स्पेस एवरेज वेलोसिटी। इनफैक्ट आप अभी तक केवल एवरेज वेलोसिटी पढ़ते सुनते लिखते आए हैं। टाइम एवरेज वेलोसिटी, स्पेस एवरेज वेलोसिटी, दो तरह की एवरेज वेलोसिटी होती है जो आज तक आपने नहीं पढ़ा है। तो मैं आपको बताता हूं यह कैसे निकालते हैं एक जनरल फार्मूला से। वैसे तो हमने अभी तक जो पढ़ा है, जो हमने एवरेज स्पीड पढ़ी है, उसी फार्मूले से हम निकालते हैं। लेकिन अभी हम जो निकालेंगे ये दो को पूरा अलग से समझ के निकालते हैं। एक पार्टिकल पे क्वेश्चन आया था एक बार एक एग्जाम में कि एक पार्टिकल ए से बी तक पहुंचता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ए उसका एक्सेलरेशन है, मुझे एक्सेलरेशन को थोड़ी देर के लिए बुलाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन ए है, वी उसका स्पीड है यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ वी उसका 0 है, ठीक है। और टाइम टेकन टी है, यहाँ से यहाँ तक टाइम टी लगा। और यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट है उसे आप ले लीजिए एस, जो लेंथ ऑफ द पाथ है उसे एस ले लीजिए। तो इनके बीच में एक रिलेशन बिल्कुल सा सिंपल है। जो कैपिटल वी होगा वो होगा ए इंटू कैपिटल टी होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टाइम जो था वो टी टाइम लगा, उसको कैपिटल टी ले लीजिए, है ना। कैपिटल वी जो है वो मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक फाइनल पोजीशन पर पहुँचते पहुँचते ए से जब 20 तक पहुँचेगा तो उसकी मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी 80। एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली यहाँ पर है, एक्सेलरेशन जो है वो 0 नहीं हुआ है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ से। तो 0 से स्टार्ट करेगा, वी स्पीड अटेन करेगा और वो होगा एक्सेलरेशन टू टाइम टी। और यहाँ टाइम 0 है, यहाँ टाइम कैपिटल टी है, ठीक है। क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। और एस क्या होगा, एस हो जाएगा ए टी स्क्वायर बाय 2। यह फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि एवरेज वेलोसिटी मुझे पढ़ाना है तो मुझे ये इसको बताना आवश्यक है। यहाँ पर ये दो फॉर्मूले हमने, दो रिलेशन हमने लिख लिए यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइम एवरेज वेलोसिटी। इसको मैं टाइम एवरेज वेलोसिटी लिख देता हूँ इन शॉर्ट। यह होगा इंटीग्रेशन ऑफ v विथ टाइम डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ टाइम t फ्रॉम 0 टू कैपिटल T, फ्रॉम 0 टू कैपिटल T। ये टाइम एवरेज वेलोसिटी हो गई, क्योंकि आप वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, अल्टीमेटली टोटल टाइम से डिवाइड कर रहे हो। ये इंटीग्रेशन क्या है, टोटल टाइम है ना। तो ये टाइम एवरेज वेलोसिटी। अभी तक आपने जो एवरेज स्पीड पढ़ा था उसमें क्या करते थे, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड हो गया। तो वेलोसिटी में अब टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। लेकिन वो एवरेज कौन सा आएगा, टाइम से डिवाइड करोगे तो वो टाइम एवरेज वेलोसिटी आता है। नॉर्मली आप इसी को आप बोलते रहते हो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड जो भी है। और यही निकालते हो इस फॉर्मूले से कि टोटल या फाइनल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय फाइनल टोटल टाइम, है ना। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप लिख सकते हैं, अपने कॉपी में लिख लो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम इज द एवरेज वेलोसिटी। और यह एवरेज वेलोसिटी वही होती है, टाइम एवरेज वेलोसिटी होती है, लेकिन स्पेस एवरेज वेलोसिटी भी होती है, जिसका फॉर्मूला मैं आपको लिखूंगा। तो वो इससे लिखा जाता है। अब आप वी डी टी, वी की जो वैल्यू होती है ना एट एनी इंस्टेंट, वो होती है एक्सेलरेशन इनटू टाइम टी। क्या होती है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम टी। तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 टू टी एक्सेलरेशन टाइम टी डी टी, ठीक है ना। एक्सेलरेशन तो लिखना पड़ेगा ना, v की वैल्यू 80 लिखी जाएगी और 0 से t तक कैपिटल इंटीग्रेशन होगा dt का। केवल यहाँ पर dt है, वो 1 का इंटीग्रेशन हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन होगा, टाइम का इंटीग्रेशन नहीं होगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा, है ना। आप dt करो इंटीग्रेशन, dt का अर्थ क्या हुआ, सम ऑफ ऑल द टाइम्स, है ना। इंटीग्रेशन dt का अर्थ क्या हुआ, सम ऑफ ऑल द टाइम्स। सिंपल सी बात है। इंटीग्रेशन dt का मतलब हुआ टोटल टाइम, टोटल टाइम, दैट्स सिंपल मीनिंग, ठीक है। कैलकुलस तो पढ़े होगा आप लोगों ने, बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं आप लोग, मैंने भी सुना है। आप बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग का वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, अगर किसी ने बताया तो मुझे बता देना, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हो जाएगा इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल हो जाएगा 0 से कैपिटल टी ए टी स्क्वायर बाय 2, ए टी स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाय कैपिटल टी, ठीक है, डिवाइड बाय कैपिटल टी। सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कैपिटल टी होता है, 0 से टी तक इंटीग्रेट करो आप, तो ये टी ले लो, 1 का इंटीग्रेशन होगा टी और लिमिट आएगी 0 से कैपिटल टी, ठीक है। ये 1 का इंटीग्रेशन स्मॉल टी हो गया, ये वैल्यू आएगी 0 मिनिमम और लोअर लिमिट और अपर लिमिट टी, इसके लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट टी, ए टी डी टी, टी का स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2, ये इंटीग्रेशन होता है ना। टी की पावर 1 है तो पावर 1 + 1 2 हो जाएगी और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। मैथ्स के बच्चों को ये जल्दी से आ जाता है समझ में, है ना। अब हम देखते हैं कि यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैपिटल टी हो जाएगा ए कैपिटल टी स्क्वायर बाय 2 और नीचे डिनोमिनेटर हो जाएगा कैपिटल टी, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल।
तो ये हो जाएगा ए कैपिटल टी डिवाइड बाय 2। क्लियर? इसे आप लिख लीजिए क्योंकि मुझे स्पेस थोड़ी सी चाहिए, या मैं आपको तो यहां निकाल देता हूं स्पेस एवरेज वेलोसिटी, है ना। इसे आप लिख लीजिए, मैं स्पेस एवरेज वेलोसिटी यहां निकालता हूं। स्पेस एवरेज वेलोसिटी, स्पेस का अर्थ होता है वह पोजीशन, स्पेस में एक पोजीशन है ना, एक टाइम, एक लोकेशन, है ना। तो यह होती है 0 से लेकर कैपिटल टी तक, 0 से लेकर x तक ही होगी वैसे वो, पर वो हम उसे यहाँ चलो x तक लेते हैं, है ना। ये होगी v dx और इंटीग्रेशन 0 टू x dx। क्लियर? अब आप ध्यान से देखिए, x क्या होगा यहां पर, x होगा एक्सेलेरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। किसी भी पॉइंट पर पोजीशन जब होगी, अब एक्सेलेरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 से दी जाती है, ये हम जब पढ़ेंगे, है ना। तो हम यहां पर इसको यूज करेंगे, x का यह वैल्यू यूज करेंगे। तो x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर बाय 2 है। इसको डेरिवेशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, नहीं इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू नॉट टी, बट इसका सिर्फ डिफरेंशियल करेंगे किसी के भी रिस्पेक्ट में नहीं। dx का डिफरेंशियल dx, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल निकालना, ये मेथड इंटीग्रेशन की टेक्निक्स है ना। a बाय 2 तो कांस्टेंट है, वो ऐसे ही आ जाएगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 2t और dt, चाहो तो आप t से निकाल लो, ये हो जाएगा dx बाई dt, a 2t बाई टी और dt जो है इधर आ जाएगा, है ना। dx बाई dt हो जाएगा ये 2at dt और ये नीचे आ जाएगा, तो ये dt इधर आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, at dt हो जाएगा, dx हो जाएगा at dt। ठीक है, अब हम इसके न्यूमरेटर में लिखेंगे dx की वैल्यू a t dt, a तो कांस्टेंट है 0 से कैपिटल T तक, क्योंकि अब लिमिट्स क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो dt की लिमिट्स आ जाएगी। ये x जब पहुंचेगा उस पॉइंट पर t कितना था वो ले लो, 0 पे 0 था, t पे x जो था वो t पे t था, है ना। मैक्सिमम जो वैल्यू थी उसकी t थी लास्ट वैल्यू। और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में भी v के वैल्यू लिखेंगे हम at, और dx की वैल्यू क्या लिखेंगे at dt, dx की वैल्यू वहां से लिखेंगे at dt, ये at स्क्वायर हो जाएगा dt हो जाएगा 0 से कैपिटल T तक, है ना। at पहले से था v का, और हम dx को भी लिखेंगे at dt, तो at स्क्वायर हो जाएगा, एक और t का मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई करिए, इसका इंटीग्रेशन करोगे t क्यूब बाय 3 हो जाएगा, और कैपिटल T की वैल्यू रख दो, तो a स्क्वायर कैपिटल T क्यूब डिवाइड बाय 3 हो गया। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो a हो रहेगा, लेकिन t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो a तो रहेगा लेकिन कैपिटल T स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो यह आ जाएगा a साथ में t और ये 2 और डिनोमिनेटर में 3, तो ये हो जाएगा a at 2 बाय 3, है ना। यहाँ लिखता हूँ at 2 बाय 3। ठीक है, ये आया आपका, और ये कितना आया था at बाय 2। रेशो पूछा गया था उस एग्जाम में, रेशो दैट डिवाइड बाय दिस, है ना। तो ये उसको इससे डिवाइड करो तो ये आएगा 4 बाय 3, ये क्वेश्चन है। तो यह फॉर्मूला याद रखिए, स्पेस एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है स्पेस एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, और ये होता है टाइम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। यह टाइम की लिमिट से आएंगी, ये भी dt होगा, t के साथ इंटीग्रेशन होगा, यहाँ स्पेस की x की पोजीशन की लिमिट से आएगी, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो आगे देखते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी तो हम पढ़ चुके हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ना है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यस। अब पढ़ेंगे एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का वही मेथड है कि हम डिफरेंशियल करेंगे x का, क्योंकि हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब निकाली जाती है, जब x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो, तो उस केस में हम डेरिवेटिव निकाल के v की वैल्यू निकालते हैं, और इसका
सीधा सा रास्ता है कि आप कुल मिला के क्या करने जा रहे हो कि आप कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक का एक पार्टिकल था, दूसरा यहाँ से यहाँ तक का था, ये R1 R2 था, यह निकालने जा रहे हो आप, यह डिस्प्लेसमेंट होगा। और इसको छोटा करते जाओगे, छोटा करते जाओगे, छोटा करते जाओगे, बिल्कुल छोटा करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब बिल्कुल आप यहाँ पहुंच जाओगे, बिल्कुल पास में, जब दोनों पॉइंट पास आएंगे तो बिल्कुल पास में पहुंच जाओगे और ये आपका स्लोप होगा। इस पॉइंट पर स्लोप होगा कर्व का, क्योंकि जैसे R1 R2 पास में लाओगे इस पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, आपको उसका बहुत छोटा सा हिस्सा जो कि होगा dr, और आप उसको डिवाइड करोगे dt से, तो ये होगा आपका एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं स्लोप निकालना कैलकुलस में, इसलिए कैलकुलस में जाके इसको अच्छे से समझ लो। गॉट इट। तो यह आपका टाइम और पोजीशन के साथ ग्राफ हो गया, पोजीशन 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 लोकेशन, ये टाइम नहीं, ये एक्स वाई ग्राफ है और यह चेंज हो रहा है यहाँ पर केवल टाइम। तो ये लोकेशन चेंज हो गई, डायरेक्शन भी आ जाएगी आपकी, किधर से किधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, उधर से इधर जा रहा है। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम देखेंगे इसमें। तो एवरेज वेलोसिटी डिफरेंशियल से ही निकाली जाएगी, जो कि हम फंक्शन का डेरिवेटिव बनाना सीख चुके हैं कैलकुलस वाले पार्ट में, और इसी से न्यूमेरिकल इसी से होते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते समय डायरेक्शन जरूर ध्यान रखना है, डायरेक्शन किधर जा रही है, कितना जा रही है, चेंज हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि वो वेक्टर है। हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट का ध्यान रखेंगे कि डायरेक्शन क्या है। चलो आगे देखते हैं, चलो बाकी क्वेश्चन चलाओ बेटा। तो क्वेश्चंस लेते हैं हम। जेई 99 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में एक स्टैंडर्ड होता है, जेई के क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, उनका एक मतलब पूरा फॉर्मूला होता है, उस पर चलते हैं वो लोग। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के कुछ भी बोल दिया। तो देखते हैं यहां से क्वेश्चंस। ये जेई का क्वेश्चन है और जेई का क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होती है ना बिल्कुल स्टैंडर्ड होती है और एक कंप्लीट सेंस होता है उसमें। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के कुछ भी पूछे जा रहा है। आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी तक कहा है वो इसमें दिखाई देगा आपको। इन 1 सेकेंड अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूविंग ऑन अ सेमी सर्कल, सी द फिगर। पार्टिकल ए से बी तक जाता है एक सर्कल के पार्ट में। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटीज, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डायरेक्शन है क्या, कहीं पर नहीं है। अगर ये वर्ड मैग्नीट्यूड नहीं होता तो यहाँ डायरेक्शन भी पूछी जाती, ठीक है ना। तो जेई का क्वेश्चन जानता है, जेई वाले जानते हैं कि वो क्या पूछ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, तो उसके साइन डायरेक्शन पूरी उसकी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के कुछ भी बोल दिया, प्लस माइनस कुछ भी कंपेयर कर दिया, ठीक है। अब ए से बी तक जाता है, ए पर उसकी वेलोसिटी किधर होगी। जैसा कि हम जानते हैं पार्टिकल जब ए से स्टार्ट करेगा तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन यह होगी। जब पार्टिकल इंस्टेंटेनियसली मूव करता है तो हर पार्ट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाती है, किधर होगी, टुवर्ड्स द टेंजेंट ऑफ द कर्व, है ना, ये तो हम जानते हैं। तो ए पर पार्टिकल की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द टेंजेंट, यह कर्व यहां होगी। फिर बी पर क्या होगी, इधर होगी। मैग्नीट्यूड यहां वी रहेगा, मैग्नीट्यूड यहां भी वी ही रहेगा सपोज, लेकिन वो यहां रहेगा और यहां आएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एक बात बताइए, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट ओवर द टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बताइए, डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से यहां तक, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, यह हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, कितना है यह डिस्प्लेसमेंट, 1.0 उसका रेडियस है, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2.0। और कितने टाइम में यहां से यहां तक पहुंचा वो, 1 सेकेंड में। तो डिस्प्लेसमेंट 2.0 था, टाइम 1 सेकेंड था, तो ये 2.0 मीटर बाय सेकेंड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी सीधे सीधे 2.0 मीटर बाय सेकेंड इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर, चेंज इन वेलोसिटी आप इधर देखिए, यहां v था, अगर आप इसे v वेक्टर कहेंगे तो इसे माइनस v वेक्टर कहेंगे। ये डायरेक्शन इधर थी, v वेक्टर था, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, माइनस v वेक्टर हो गया। चेंज इन वेलोसिटी देखिए कितना होगा इस केस में, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज क्या होता है भाई लोग, फिजिक्स में होता है चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल v, तो ये माइनस वेक्टर लगा रहा हूं मैं यहां पर, है ना, -2v वेक्टर, यह हो जाएगा इसका चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम करेंगे,
और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो चेंज इन पोजीशन निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, एक दूसरे अलग अलग पॉइंट पर, ए पर पोजीशन, बी पर पोजीशन, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। फाइंड फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक मिला दो, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी निकाल रहे हो ना, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा ना, डिस्प्लेसमेंट ओवर द टाइम। दैट्स इट। एक सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है देखा जाए तो। A car runs at a constant speed on a circular track of radius 100 meter. सर्कुलर ट्रैक ऑफ 100 मीटर पर कार मूव करती है, टेकिंग 62.8 सेकेंड इन एवरी सर्कुलर लूप। सर्कल में मूव कर रही है कार, ठीक है, कितना 62.8 सेकेंड लगा रहा है एक पूरा सर्कल करने में। ट्रैक का रेडियस कितना है 100 मीटर, रेडियस 100 मीटर है, ठीक है। तो पूरा सर्कुलर पाथ सरकमफरेंस कितना होगा, सरकमफरेंस कितना होगा एक सर्कल में, सरकमफरेंस होगा 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 पाई आर है ना, पाई को लेंगे 3.14, ज्यादा बेटर रहेगा। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लूप रेस्पेक्टिवली। देखो क्वेश्चन दोयम दर्जे का है, लोअर क्वालिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन भले ही बना दिया गया है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, एवरेज वेलोसिटी पूछ ली। एवरेज वेलोसिटी आंसर में कहीं आपको दिख रही है, मुझे तो कहीं भी आंसर में वेक्टर नहीं दिख रहा है, सभी स्केलर नंबर लिखे हुए हैं। आप वेलोसिटी पूछ रहे हो तो आंसर में स्केलर क्यों पूछ रहे हो, डायरेक्शन कहाँ गई। या तो आप पूछे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो बात समझ में आती है कि हाँ मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर होगा, ओनली स्केलर क्वांटिटी आना चाहिए। और या तो आप वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन भी दो, कोई बात नहीं। इन ए फुल सर्कल, इन ए फुल सर्कल में पार्टिकल जहां से स्टार्ट करता है अगर वहीं आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा एक सर्कल में। डिस्प्लेसमेंट पहले लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जीरो इन ए फुल सर्कल, फुल साइकिल, फुल साइकिल लिख लो आप, फुल साइकिल है ना। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर मतलब 2 इंटू 3.14 ले लो इंटू 100 ले लो, तो ये हो जाएगा 628 मीटर, 628 मीटर हो जाएगा आपका पूरा, एक पूरा डिस्टेंस एक पूरे सर्कल का, क्योंकि 100 मीटर इसका रेडियस है, ठीक है। तो अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें और मैं यहां पर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो ये डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय टाइम, ये तो जीरो आ जाएगा क्योंकि हम देख चुके हैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जीरो है, तो जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो। और एवरेज स्पीड की बात करें, स्पीड ये हो जाएगा पूरा डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगा 628 मीटर डिवाइड बाय 62.8 सेकेंड, तो ये होगा 10 मीटर बाय सेकेंड। तो आंसर 0 और 10 मीटर बाय सेकेंड होगा। अब हमारी मजबूरी है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिले और आपसे गलत हो जाए, कुछ मत करना। जब एग्जाम के बाद में एक शीट आएगी, आंसर शीट आएगी और बोलेंगे गलत आंसर क्लेम करो, कोई आंसर शीट को क्लेम करो, तो आप सीधे सीधे लिखना कि आपने वेलोसिटी कहीं भी नहीं पूछी है, वेलोसिटी कहीं भी आंसर में नहीं दी है, सभी स्केलर क्वांटिटी दी है। तो वेक्टर की वैल्यू स्केलर में नहीं लिख सकते, फिजिक्स में ये गलत माना जाता है, मैथ्स में गलत माना जाता है। दिस क्वेश्चन इज लायबल टू कैंसिल, ये क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। आपने जो गलत किया उसको भूल जाओ, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और इससे अभी नीट के एग्जाम में आपको करके दिखाऊंगा मैं। The velocity of an object is given as a function of time v is equal to 4t minus 3t square. Velocity given in times of term, where v is in meter by second and t is in second. The average velocity over the interval from t0 to 2t. Average velocity निकालना है भाई साहब, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी क्या गिवन है भाई, वेलोसिटी टाइम के टर्म में दी हुई है, टाइम है 4t माइनस 3t स्क्वायर, सॉरी v है t की टर्म में। एवरेज वेलोसिटी निकाला जा रही है, v जो है t के टर्म में दिया हुआ है, फ्रॉम t0 टू t 2 सेकेंड। देखिए एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आप वेलोसिटी का टाइम के साथ इंटीग्रेशन करेंगे और डिवाइड बाय टाइम की वैल्यू करेंगे, है ना। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे टाइम से। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेशन होगा इसमें, सीधी सीधी बात है, इंटीग्रेशन होगा इसमें। मैंने कहा था ना एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आप या तो
t0 पर वेलोसिटी निकालो, t2 पर वेलोसिटी निकालो, उसका कोई मीनिंग नहीं है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन v dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dt, दैट इज द टोटल टाइम, दिस इज द टोटल टाइम, है ना। और टाइम लगेगा 0 से लेकर कहां तक, 2 सेकंड तक, करेक्ट। तो यह इसका एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट है, टाइम एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन ऑफ टी से तो होगा, वही तो किया मैंने, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट ओवर द टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, वी इंटीग्रेशन डी टी निकलेगा। तो आइए भाई इंटीग्रेशन करते हैं टी वी का। वी हो जाएगा 4t माइनस 3t स्क्वायर इंटीग्रेशन डी टी 0 से 2 तक, डिनोमिनेटर में आएगा 0 से लेके 2 तक, तो इसका इंटीग्रेशन तो t होगा। और ये वैसे भी टोटल टाइम है, तो टोटल टाइम तो 2 ही सेकंड है, तो इसे इंटीग्रेशन t रखेंगे, 2 माइनस 0 करेंगे तो 2 ही इसका आंसर आएगा। केवल इंटीग्रेशन ऊपर का करना है, ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि 2 क्यों आएगा ना। इसका इंटीग्रेशन t आएगा, अपर लिमिट लो माइनस लोअर लिमिट वाला कंसेप्ट लगाएंगे हम, जो कि हम करते हैं इंटीग्रेशन में। अब हम ऊपर वाला पार्ट पर अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा के दिखाते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले डब्बा बनाओ, पहले लोअर लिमिट लिखो, यहाँ पर अपर लिमिट लिखो। इंटीग्रेशन सिखाया गया है आपको, तो फिर यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। 2 इसमें सॉरी, इसका इंटीग्रेशन क्या है, 4t, 4t का इंटीग्रेशन 4 का एज इट इज, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर डिवाइड बाय 2, t स्क्वायर डिवाइड बाय 2, है ना, माइनस 3t स्क्वायर, माइनस 3t स्क्वायर। तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t क्यूब और डिनोमिनेटर में आएगा 3, है ना। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, यह रहेगा डिनोमिनेटर में 2। अब ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है आपको पता ही होगी, इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। आप इसमें पहले अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 8, 16 डिवाइड बाई 2 दैट इज 8, तो ये हो जाएगा 8, है ना। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16 डिवाइड बाई 2 8, माइनस 2 रखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 8, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, अरे 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 से 3 कैंसिल, ये भी 8 हो गया, डिवाइड बाय 2 दैट इज 0। ये तो बहुत बुरा हुआ, 0 से 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या करना, 0 आया तो 0 लो, कुछ गलती तो नहीं हुई, नहीं 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 नहीं। 2 का स्क्वायर 2, 4 4 इंटू 16, 16 डिवाइड बाय 4 8 हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 2 8, 8 माइनस 8 0, तो आंसर 0 आया, ठीक है, क्या दिक्कत है, इसका आंसर इज 0, ये 0, एवरेज वेलोसिटी ओवर द टाइम इज 0, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका 0 आ गया, तो 0 आ गया इसका आंसर। डिनोमिनेटर में 2 था, कोई मीनिंग नहीं निकला, ठीक है। इस तरह से करेंगे, ये फॉर्मूला हमारा कंसेप्ट, ये है एवरेज वेलोसिटी। A particle located x equal to 0 at x equal to at time t is equal to 0, पार्टिकल 0 पे था जब टाइम 0 था, स्टार्ट मूविंग along the positive x direction with velocity varies as v is equal to alpha root x. Alpha is a constant, obviously is a constant root x. The displacement of the particle varies time as, देखिए डिस्प्लेसमेंट और v का रिलेशन हम लिख चुके हैं पहले से, v इज dx by dt, राइट, v होता है dx by dt। तो इसको हम बदल के लिखते हैं, फिर से प्रॉपरली लिखते हैं, प्रॉपर लिखते हैं, x को एक तरफ टाइम को एक तरफ ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा dx डिवाइड बाय रूट एक्स को dt इधर लाओ, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू dt। अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन दोनों साइड, 0 टाइम पर 0 पोजीशन थी, ये क्यों लिखा हुआ है, 0 टाइम पर 0 पोजीशन, 0 टाइम पर 0 पोजीशन, और t टाइम पर x पोजीशन, ये ले लो आप। लिमिट्स पहले चूज करना होती है जो गिवन डेटा रहता है उससे, ठीक है। तो 0 टाइम पर 0 पोजीशन, लिमिट्स जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप टाइम t और x की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, लास्ट वैल्यू, अपर लिमिट ले लो, t और 0 अपर लिमिट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो dx अपॉन रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा रूट एक्स इंटू 2, है ना। और कैसे आएगा 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन सिखाना इस क्वेश्चन का उद्देश्य नहीं है, है ना। 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है रूट एक्स इंटू 2, ठीक है, क्यों, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स होता है, 2 से 2 कैंसिल होकर 1 बाय रूट एक्स आ जाता है, आपने यह करा होगा डिफरेंशियल में, तो ये 2 रूट एक्स आ गया, है ना। और लोअर लिमिट अपर लिमिट ये आ गई, ये अल्फा इंटू टी हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन जब होता है तो वहाँ 1 आ जाता है साथ में,
ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन t, क्योंकि t का डेरिवेटिव क्या होता है, आप देखो यहाँ पर अल्फा t होता है सपोज, वो t से इसका डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आता है, अल्फा एज इट इज रहता है और t का वजन हो जाता है। तो जब केवल अल्फा का इंटीग्रेशन करोगे आप तो अल्फा इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि अल्फा इज नॉट एनीथिंग, अल्फा इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन करोगे तो केवल साथ में टी आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। और ये आएगा 0 से लेकर टी तक, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है, वेरी सिंपल। देखिए वैसे तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, 2√x हो जाएगा ये, और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, टी रखेंगे तो टी ही रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिलेशन x और t में क्या है कि x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, अल्फा 2 जहां भी जाए x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ये आंसर आएगा ए वाला। ये एक्चुअली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस इंटीग्रेशन वगैरह आपको सीखना है इस क्वेश्चन में, छोटा मोटा कैसे करते हैं, लोअर लिमिट कैसे लगाते हैं, रूट एक्स का कैसे होता है, इसका कैसे होता है, ये चीज़ें सीखना आवश्यक है ना। द डिस्प्लेसमेंट x of a particle varies with the time, x is equal to this where a, b, alpha, b are positive constants. The velocity of the particle will decrease on time, be independent of alpha beta, drop to 0 when alpha is equal to beta, go on increasing with time. देखिए अब देखिए क्या करना है, x given है a e to the power minus alpha t प्लस b e to the power नहीं ऊपर प्लस ही है, इसमें प्लस है, यही दिक्कत है इस क्वेश्चन की, यही इसमें पॉइंट है। अब वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx by dt है ना, a कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा, e की पावर जो भी होता है, एक लीनियर अगर पावर है वहां पर टर्म t की, तो वो लीनियर वैल्यू एज इट इज आ जाती है, और उसका जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा माइनस अल्फा यहाँ पर, है ना, प्लस b कांस्टेंट है एज इट इज हो जाएगा, e की पावर बीटा t है, पॉजिटिव है, वो वैसे का वैसा रहेगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पर बीटा। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया v आपका, उसको लाइए b e की पावर बीटा t डिवाइड बाय बीटा, और इसको भी लाइए, इसे लिए माइनस में, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में लीजिए इसे आप, ये a बाय अल्फा e की पावर माइनस अल्फा t। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक स्पेशलिटी है, जब टाइम बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी 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 और तेजी से बढ़ेगी, कुछ इस तरह से, e की पावर कोई भी वैल्यू रखो, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, एंड ओवरऑल इंटायर दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। यह एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, यह पॉजिटिव क्वांटिटी है, यह भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये रैपिडली ग्रोथ होने वाली पॉजिटिव क्वांटिटी है, रैपिडली बढ़ेगी पॉजिटिव की तरफ, है ना। और मिनिमम कितना होता है, ये पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव है, मिनिमम है 0 होता है, लेकिन वो बहुत बहुत t की नेगेटिव वैल्यू होती है, लेकिन t तो पॉजिटिव हमारा है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज 1 ग्रेटर देन 1 होगी, है ना, क्योंकि t की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, e की पावर 0 होता है 1, तो ये 1 से तो हमेशा ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अब a b बीटा बड़ा है छोटा है, अल्फा बीटा छोटा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, यह 1 अपॉन e की पावर है ना, इसको अगर ध्यान से हटाएं इसको, तो हम इसको पावर लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर अल्फा t, है ना, पावर माइनस थी तो नीचे लेके प्लस पावर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, पावर प्लस हो गई, जो ऊपर से हम इसको नीचे ले आए। तो अब देखिए ये अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, और यह क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, टाइम बढ़ेगा ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे ग्रोथ होता है तेजी से, है ना। उसका ग्राफ हमें थोड़ा समझ में आना चाहिए, मैथ्स वाला स्टूडेंट है तो ये तो पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह से ग्रो करेगा, तो यह वैल्यू ग्रो करेगी, तो ये ओवरऑल वैल्यू डिनोमिनेटर में है ना ये, तो ये ओवरऑल वैल्यू छोटी 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 होते छोटी हो जाएगी, और ये वैल्यू बड़ी 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 होती जाएगी टाइम के साथ, ये छोटा छोटा छोटा, ये बड़ा बड़ा बड़ा, माइनस वाली चीज छोटी छोटी होती जा रही है, तो माइनस हो रहा ना, और छोटा होने से ये वैल्यू को और सपोर्ट मिलेगा ना, कम किसी में से कम चीज सब्ट्रैक्ट करना, स्मॉलर चीज सब्ट्रैक्ट होगी तो ये वैल्यू तो और ओवरऑल इस वैल्यू को तो और पावर मिलेगी, तो गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम नहीं है, गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, दिस इज द आंसर। एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वो पूरी तरह से फंक्शन को समझने वाला क्वेश्चन है। A solid horizontal surface is covered with a thin layer of oil. A rectangular block of mass m is rest on this surface. एक ऑयल से कवर कर दिया किसी सरफेस को, उस पर रेक्टेंगुलर बॉक्स m से प्लेस कर दिया, 0.4 kg उसका मास है, ठीक है।
at rest on its surface. An impulse of 1.0 is applied to the block at time t is equal to 0. कोई impulse दिया गया है time t 0 पर, so that it starts moving along the x axis. एक impulse दिया, एक झटका दे दिया भाई उसको ना, धक्का मार दिया. With the velocity vt is equal to v naught e की power minus t by tau, where v naught is a constant है, दिख ही रहा है constant ही होगा, and tau is 4. The displacement of block in meters at t is equal to tau is. कुल मिला के v की वैल्यू जो होती है फंक्शन ऑफ टाइम ऑलरेडी गिवन है, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट, रेट ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज v नॉट e की पावर माइनस t बाय टाउ. ये पोजीशन में चेंज है. अब इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम लिखेंगे dx इज इक्वल टू, dx को इधर ले लेंगे, बाकी सारी क्वांटिटी उधर जाएगी, तो ये v नॉट तो कांस्टेंट है, e की पावर माइनस t बाय टाउ dt, इसका इंटीग्रेशन होगा. अब इंटीग्रेशन की लिमिट लगाएंगे तो कहां से कहां तक लगाएंगे, 0 से लेकर टाउ तक लगाएंगे. टाउ क्या है 4, ये टाउ 4 है, ये टाउ 4 है, 4 तक लगाएंगे, कोई इशू नहीं है. 0 से लेकर x, इसका इनिशियल पोजीशन 0 है ना, जहां से स्टार्ट हुआ उसको हम 0 लेंगे और x तक पहुंचेगा. तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा x, तो लिख लेते हैं x, इसका इंटीग्रेशन होगा x. देखिए आप, लोअर लिमिट 0 होगी, अपर लिमिट कैपिटल X होगी, इसकी वैल्यू x होगी, तो x में x रिप्लेस करेंगे माइनस 0, तो वो कैपिटल X ही आ जाएगा. आप चाहे तो करके देख लो, है ना. और इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम, तो v नॉट डब्बा आएगा पहले, और ये आएगा टाउ 4. v नॉट एक कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को. e की पावर माइनस टी बाय टाउ, मतलब e की पावर माइनस टी बाय 4, तो e की पावर माइनस टी बाय 4 का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी बाय 4 ही होगा. टाउ में 4 की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, टाउ 4 गिवन है ना. तो e की पावर, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, लिमिट 0 से 4 तक हो गई, इंटीग्रेशन हो गया हमारा, e की पावर माइनस टी बाय टाउ हो गया. लेकिन एक माइनस और आएगा यहाँ पर, वो इस माइनस का, और साथ में आएगा 1/4 डिनोमिनेटर में, क्योंकि -1/4 ये जो t का कोफिशिएंट -1/4 उससे डिवाइड करना होता है. क्या कहा था हमने कि जब इंटीग्रेशन e की पावर a हो, e की पावर ax dx हो, तो इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर a अपॉन a. तो यहाँ e की पावर माइनस टी बाय 4 है, तो t के साथ में -1/4 है, तो -1/4 डिनोमिनेटर में आएगा, ये माइनस यहाँ चले गया, 1/4 यहाँ आ गया. ठीक है. अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप. v नॉट तो एज इट इज रहेगा भाई, 4 सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पर, तो 4/4 हो जाएगा 1, e की पावर 1, दैट इज 1 अपॉन e, तो ये हो जाएगा -4, ये डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर जाएगा, माइनस भी रहेगा, और e की पावर -1 रहेगा, तो डिनोमिनेटर में e आ जाएगा. ठीक है ना, e की पावर -1 आएगा, 4 से 4 यहाँ रखेंगे, 4/4 1, तो e की पावर -1 दैट इज 1 अपॉन e. ये माइनस पहले से है, कोई दिक्कत नहीं, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/e हो जाएगा माइनस का. 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, e की पावर 0 हो जाएगा 1, तो माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और e की पावर 0 हो जाएगा 1, e की पावर 0 हो जाएगा 1. 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, पहले हमने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी, अब लोअर लिमिट 0 है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो लेकिन ये माइनस और सब्सट्रैक्शन वाला -0 और माइनस +1 हो गया, और ये 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और यह 4 ऊपर ही रहेगा. कुल मिला के यह 4 बाहर आ जाएगा, 4 v नॉट हो जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, और ये 1 - 1 अपॉन e हो जाएगा, 1 - 1 अपॉन e हो जाएगा. अब 1 अपॉन e की वैल्यू दे रखी है 0.37, 1 अपॉन e की वैल्यू 4 e नॉट, 1 - 1 अपॉन e की वैल्यू 0.37 दे रखी है, ये 0.63 इंटू 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन. तो ये 2.5 v नॉट हो जाएगा इसका आंसर. कैलकुलेट कर लो आप चाहो तो, 4 v नॉट इंटू 0.63, तो ये 2.54 समथिंग इंटू आपका v नॉट, जो भी है 2.54 v नॉट इज आंसर. बस दिस इज द क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. बस आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन और ये पता होना चाहिए कि e की पावर ax होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है. e की पावर ax का इंटीग्रेशन e की पावर ax अपॉन a होता है, दैट्स इट, वेरी सिंपल. तो ये इसका आंसर हुआ, और ये यहीं पर खत्म होता है लेक्चर.
प्रॉब्लम्स करनी है तो हमारा ऐप इंस्टॉल करो, उसमें 35 ईयर्स IIT पेपर सॉल्यूशन, 11 ईयर्स MNRE रुड़की, 11 सी IEEE MNRE रुड़की, फिजिक्स और केमिस्ट्री एक्सरसाइज वीडियो सॉल्यूशंस पूरा दे रखा है 11 12 दोनों का। इस तरह से हज़ारों प्रॉब्लम्स में सॉल्व है, वो करोगे तो आपको एडिशनल प्रॉब्लम्स और मिल जाएगी, जिससे आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। और जे एग्जाम में प्रैक्टिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।